समंदर को गहरा कहना तौहीन होगी किताबों की। दोस्तों, मेरा नाम है मैना। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपने अखबार की एक कहानी। जी हाँ, लेखक श्री तिलक की कहानी अंतर्द्वंद। बड़े सब्र के साथ मैं बहुत देर तक उसके लेटने की प्रतीक्षा करता रहा, पर फिर भी वह न लेटा तो मैंने लालटेन को थोड़ा सा उघाड़ने का निश्चय किया। अतः मैंने उघाड़ा। आप शायद सोच नहीं सकते कितने आहिस्ता आहिस्ता। अंत में प्रकाश की एक पतली सी किरण, उतनी ही पतली जितना कि मकड़ी के जाले का तार, दरार से निकलकर उसकी कुत्सित आंख पर पड़ गई। आंख खुली हुई थी, पूरी तरह फैली हुई। उसे देखते ही मैं क्रोध से पागल हो गया। मैंने उसे अच्छी तरह देख लिया। भद्दी नीली पुतली पर एक दूषित सा पर्दा, जिसे देखकर मेरी हड्डियों की मज्जा जम जाती थी। लेकिन मैं उस बूढ़े के चेहरे या शरीर का कोई भाग नहीं देख पाया। जैसे किसी अंतश्चेतनावश ही मैंने ठीक उस कुत्सित आंख पर रोशनी डाली हो। और अब क्या, मैंने आपको यह नहीं बताया कि जिसे आप गलती से पागलपन समझते हैं, वह पागलपन न होकर चेतना की अत्यधिक तीव्रता है। यह भी बता दूं कि मेरे कानों में एक हल्की और अस्पष्ट किंतु तेज आवाज आई, वैसे ही जैसे कि घड़ी को कपड़े में लपेट लेने पर सुनाई देती है। मैं उस आवाज को भी जानता था। यह थी उस बूढ़े के हृदय की धड़कन। इससे मेरा क्रोध और भी बढ़ गया। जैसे नकारे की आवाज सैनिक में हिम्मत का संचार कर देती है। फिर भी मैं बचता और खामोश रहा। सांस भी शायद ही ली हो। लालटेन को मैं बिना हिलाए डुलाए साधे रहा। किरण को उसकी आंख पर स्थिर रखने का मैंने प्रयत्न किया। इसी बीच हृदय की भयानक धड़कन और भी तीव्र हो गई। प्रति क्षण वह भारी और तेज होती गई। बूढ़े का आतंक अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गया होगा। यह ध्वनि तेज होती गई, प्रति क्षण अधिकाधिक तेज। मेरा आशय आप ठीक से समझ रहे हैं ना? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं बेचैन हूं। वास्तव में बात ही ऐसी है। अब रात्रि के शांत पहर में, पुराने घर के भयभीत खामोशी में, इस आश्चर्यजनक शोर ने मुझ में दुर्मम आतंक संचारित कर दिया। फिर भी कई मिनट तक मैं बचता रहा और शांत रहा, बोला नहीं। किंतु वह शोर तीव्र से तीव्रतर होता गया और मुझे लगा जैसे मेरा हृदय फट जाएगा। इसी समय एक नई दुश्चिंता मुझे सताने लगी। कहीं इस शोर को कोई पड़ोसी न सुन ले। बूढ़े का वक्त आ पहुंचा। जोर से ललकारते हुए मैंने लालटेन को आवरण विहीन कर दिया और लपककर उस कमरे में घुस गया। उसके मुख से चीख निकली, केवल एक ही बार। क्षण भर में मैंने उसे फर्श पर घसीट लिया और भारी पलंग को उसके ऊपर डाल दिया। अब तक किए काम को देख मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया, परंतु कई मिनट तक मेरा हृदय एक दबी ध्वनि में स्पंदित होता रहा। पर तो भी मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, क्योंकि दीवारों के पार आवाज कहाँ जा सकती थी। बाद में यह भी बंद हो गई। बूढ़ा मर चुका था। चारपाई को हटाकर मैंने उसके शव का निरीक्षण किया। वह पत्थर की तरह जड़वत था। प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसकी कुत्सित आंख भी मुझे दिखाने के लिए न थी, सदा के लिए बंद हो चुकी थी। अब भी
यदि आप मुझे पागल समझते हैं तो कुछ देर में आपकी यह धारणा बदल जाएगी जब मैं उन चातुर्यपूर्ण एहतियातों की चर्चा करूंगा जिनसे मैंने शव को छुपाया था। रात ढल रही थी और मैं उस खामोशी में बड़ी तेजी से अपना काम किए जा रहा था। सबसे पहले मैंने उसके टुकड़े किए, इसके बाद मैंने उस कमरे के खोखले फर्श में से 3 तख्ते निकाल लिए और वहां इस होशियारी और चालाकी से टुकड़े भरे कि कोई भी इंसानी आंख उसकी खामी शायद ही पकड़ पाए। यह सब करते हुए सुबह के 4 बज गए। अंधेरा अभी भी शेष था। जैसे ही घड़ी में घंटे बजे, सड़क वाले दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं बड़ी मस्ती से उतरकर दरवाजा खोलने चला गया, क्योंकि अब डरने के लिए था ही क्या। 3 आदमियों ने प्रवेश किया और अपना परिचय देते हुए स्वयं को पुलिस अधिकारी बताया। रात में एक पड़ोसी ने चीख की आवाज़ सुन ली थी। उसे किसी दुष्कृत्य का संदेह हुआ और थाने में सूचना पहुंचा दी गई। अतएव इन पुलिस अधिकारियों को मौके की जांच के लिए भेजा गया। मैं मुस्कुराया, क्योंकि डरने के लिए था ही क्या। मैंने उन सभी का स्वागत किया। चीख तो सपने में मेरे ही मुंह से निकल गई थी। मैंने उत्तर दिया। बूढ़े के बारे में मैंने बोल दिया कि वह आजकल यहाँ है नहीं। आगंतुकों को लेकर मैंने घर भर में घुमाया। मैंने उनसे तलाशी लेने को कहा। अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उन्हें आखिर उस कमरे में भी ले गया। मैंने उन्हें बूढ़े की तिजोरियां आदि भी दिखा दी कि वे पूर्णतः सुरक्षित हैं। आत्मविश्वास के जोश में मैं कुर्सियां उठाकर वहीं ले आया और उन लोगों से सुस्ताने को कहा। विजयोन्माद में मैंने अपनी कुर्सी उस स्थान पर रखी जहां मृतक का शव छिपाया था। अधिकारी संतुष्ट हो गए। मेरे तौर तरीके से उन्हें पूरा विश्वास हो गया। मैं भी बिल्कुल बेफिक्र था। वे लोग भी जम गए और जबकि मैं खुशी खुशी जवाब देता जाता था। अब वे अत्यंत साधारण विषयों पर बातचीत करने लगे, किंतु कुछ ही देर में मुझे लगा कि मैं पीला पड़ता जा रहा हूँ और यह चाहने लगा कि ये लोग अब चले जाएं। मेरा सिर भन्ना रहा था और कानों में सनसन सी अनुभव हो रही थी, पर तो भी वे बैठे ही रहे और बातें करते रहे। कानों की झंझनाहट और भी स्पष्ट हो गई। वह होती ही रही, बल्कि एकदम साफ सुनाई पड़ी। इस अनुभूति से छुटकारा पाने के लिए मैंने और भी उन्मुक्त ढंग से बातचीत की, पर यह बंद न हुई, बल्कि बिल्कुल सुनिश्चित जान पड़ी। जब तक कि अंत में मुझे यह विश्वास न हो गया कि आवाज़ कानों में नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि मैं बहुत पीला पड़ चुका था, पर फिर भी धारा प्रवाह और ऊंचे स्तर से बातचीत करता रहा। इतने पर भी आवाज़ बढ़ती रही और मैं कर भी क्या सकता था। आवाज़ काफी हल्की, स्पष्ट किंतु तेज थी, वैसे ही जैसे घड़ी को कपड़े में लपेटने पर होती है। सांस लेने के लिए मैंने मुंह भी फैलाया, किंतु पुलिस अधिकारियों ने उसे नहीं देखा। मेरी बातचीत की जल्दबाजी बढ़ गई थी, किंतु आवाज सतत रूप से बढ़ती ही गई। मैं उठ खड़ा हुआ और तुच्छ तुच्छ सी चीजों पर बड़े ऊंचे स्वर में बोलने और भावभंगिमा बदलने लगा, किंतु वह स्वर निरंतर बढ़ता ही गया। तो बस ये कहानी इतनी ही थी। अंत में एक बात कहना चाहूंगी, अपराध का प्रमाण भले ही ना मिले, मगर सच को उजागर करने के लिए हृदय में छिपा अपराध बोध ही पर्याप्त होता है।